हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर है सोशलॉजी का, उसके बड़े क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विशेषता तथा भारतीय समाज पर प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये पहला प्रश्न है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है, पहले तो भारतीय समाज की आधारशिला व्यवस्था रही है, जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल में मानी जाती है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जो है ब्राह्मण जो ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, क्षत्रिय जो शक्ति के लिए जाने जाते थे, वैश्य हैं जो व्यापार के लिए जाने जाते थे, और शूद्र हैं जो सेवा के लिए जाने जाते थे। प्रारंभिक अवस्था में यह विभाजन कर्म और गुण पर आधारित था, लेकिन समय के साथ यह जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखते हैं इसकी विशेषता। तो विशेषता में हो गया वर्गीय विभाजन। वर्गीय विभाजन मतलब समाज को 4 प्रमुख समूह में बांटा गया है। कर्म आधारित भूमिका होती है। प्रत्येक वर्ण की भूमिका निश्चित थी पहले, जैसे ब्राह्मण शिक्षा देंगे, क्षत्रिय रक्षा करेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे और शूद्र सेवा करेंगे। ये चारों वर्णों की निम्न प्रकार से भूमिका निश्चित थी। सामाजिक नियंत्रण वर्ण व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक अनुशासन बना रहता था और धार्मिक आधार में था। वर्ण व्यवस्था को धार्मिक ग्रंथों में समर्थन मिला। अगला हुआ है, अब देखते हैं इसके प्रभाव में क्या है। पहले तो सकारात्मक प्रभाव, सामाजिक कार्य में विभाजन से दक्षता आई, धर्म और संस्कृति को संरक्षित रखने में मदद मिली। नकारात्मक प्रभाव हो गया इसका, जातिवाद की शुरुआत हो गई। ये इसका नकारात्मक प्रभाव हो गया। फिर देखते हैं हम, एक और हो गया इसका सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता को बढ़ावा मिला नकारात्मक प्रभाव में, और शूद्र और महिलाओं को शिक्षा और अधिकारों से वंचित रखा गया। ये इसके नकारात्मक प्रभाव हो गए। फिर इसका कुछ वर्णन किया गया है, जो है समकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था को कठोर रूप से सामाजिक असमानता और पिछड़ेपन का कारण बना। आज संविधान के तहत समानता का अधिकार और आरक्षण व्यवस्था जातिगत भेदभाव को कम करने का प्रयास कर रही है। मतलब पहले वर्ण व्यवस्था थी, उसमें उसको कठोर रूप से लागू किया गया, तो उससे बहुत सारी सामाजिक असमानता आ गई। जैसे समाज में ब्राह्मण तो सबसे ऊंचे बन गए और शूद्र सबसे छोटे रह गए। इनको लोग दासों के रूप में यूज करने लगे और ये दास कहलाने लग गए। वैसे शूद्र व्यापार के लिए हो गए और क्षत्रियों को हमेशा रक्षा के लिए ही जाना गया। सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मण कुल को हुआ था। आगे अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। इसके निष्कर्ष, वर्ण व्यवस्था की ऐतिहासिक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसका कठोर जातिवादी स्वरूप भारतीय समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। वर्तमान समय में इस व्यवस्था को सामाजिक समरसता की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। मतलब अभी इसमें हम पुरानी वर्ण व्यवस्था को तो भूल चुके हैं। वैसे भी आजकल आधुनिक समाज में नए वर्ण व्यवस्था को कोई नहीं मानता, और आज के संविधान में भी वर्ण व्यवस्था को ख़त्म किया गया, और जो जातियाँ पिछड़ी रह गई थी उनके लिए योजनाएं और नए नए विभाग और नए नए कार्यक्रम चलाकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये इसके बारे में निष्कर्ष था। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, भारतीय समाज में औद्योगिकरण और नगरीकरण ने कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन लाए हैं, तो विस्तार पूर्वक समझाए। तो पहला है इसका उत्तर है, भारतीय समाज में औद्योगिकरण और नगरीकरण मतलब उद्योग धंधे, और नगरीकरण मतलब शहर में लोग जो रहते हैं वो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान आरंभ हुआ। मतलब जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर शासन किया, तब से स्टार्ट हुआ। औद्योगिक से तात्पर्य मशीनों पर आधारित उत्पादन, जो मतलब मशीनों से होते थे। प्रणाली की वृद्धि, एक मिनट, सॉरी गाइज। मशीनों पर आधारित प्रणाली, जबकि नगरीकरण करता है शहरों की संख्या और जनसंख्या में वृद्धि। ये नगरीकरण हो गया। अब देखते हैं हम औद्योगिकरण के प्रभाव। औद्योगिकरण के प्रभाव में व्यवसाय में परिवर्तन, सबसे पहला पॉइंट है व्यवसाय में परिवर्तन। परंपरागत कुटीर उद्योगों की जब बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों ने ले ली, इसमें दस्तकारों और कारीगरों की आजीविका प्रभावित हुई। मतलब
पहले पहले लोग मतलब पहले कारीगर वगैरह थे वो काम करते थे। आजकल मशीनों ने उनका स्थान ले लिया, तो उन कारीगरों की जगह रिक्त हो गई और वे बेरोजगार कहलाने लगे। वर्ग विभाजन में समाज में नया श्रमिक वर्ग मजदूर, मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, तो एक नया वर्ग पर अपने लगा जिसे मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग बोले जाते हैं। और पूंजीपति वर्ग मतलब उद्योगपति जो श्रमिकों को रखते थे काम पे, उन उद्योगपतियों का मतलब वर्ग उभरा। महिला श्रमिक मतलब लोगों महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। महिलाओं की भागीदारी फैक्ट्रियों में बढ़ी, लेकिन शोषण भी हुआ और इनका शोषण भी होने लगा। चौथा पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता जब जन्म के जाति और जन्म के आधार पर संरचना में कुछ हद तक ढील आई मतलब कमी आई, जिससे वर्गगत बदलाव संभव हुए। ये इसका चौथा पॉइंट। अब देखते हैं नगरीकरण के प्रभाव। नगरीकरण प्रभाव में संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवास के कारण संयुक्त परिवार टूटने लगे और एकल परिवारों की संख्या बढ़ने लगी। मतलब लोग संयुक्त परिवार को छोड़कर शहरों में जाकर बसने लगे, जिस कारण नगरीकरण होने लगा और नगरीकरण से संयुक्त परिवार टूट गया और एकल परिवार में बंट गया। आजकल सबसे ज़्यादा एकल परिवार देखे जाते हैं, संयुक्त परिवार बहुत कम होता है। 10% अभी संयुक्त परिवार मिलेगा, 90% तो एकल परिवार ही मिलेगा। सांस्कृतिक विविधता में हो गए। शहरों में विभिन्न जातियां, धर्म और भाषाओं के लोग एक साथ रहने लगे, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। तीसरा पॉइंट है इसका आवास और बुनियादी समस्याएं। शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी और जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। सामाजिक संबंधों में बदलाव हुआ। शहरों में रिश्तों में औपचारिकता, व्यक्तिगतता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, मतलब कंपटीशन बढ़ी और लोग अपने आप को ज़्यादा महत्व देने लगे। और औपचारिकता मतलब खुद की औपचारिकता मानते हैं, किसी दूसरे को सहयोग मात्र से भी नहीं रहे। अब देखते हैं इसके निष्कर्ष। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने भारतीय समाज को परंपरागत ढांचे से निकालकर आधुनिकता की ओर अग्रसर किया, जहां एक और इससे अधिक आर्थिक प्रगति मतलब एक और तो मतलब इकोनॉमी सही हुई, मतलब देश की अर्थव्यवस्था सुधरी, मतलब लोगों की आय में वृद्धि हुई और सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, मतलब लोगों में काम करने की होड़ बढ़ी। वहीं दूसरी ओर इससे सामाजिक विघटन हुआ मतलब समाज में विघटन हुआ, मतलब लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे और अपने काम में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। और प्रदूषण बढ़ा, मतलब फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण निकला और शोषण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। समाजशास्त्रियों के अनुसार इन परिवर्तनों को समझकर ही हम संतुलित और न्याय समाज की ओर बढ़ सकते हैं। मतलब समाजशास्त्री जो मतलब समाज के बारे में बताते हैं अच्छा या बुरा, इन परिवर्तनों को उनके अनुसार उनकी परिभाषाओं को देखकर उन परिवर्तनों को ही समझकर हम संतुलित मतलब एक बराबर से समाज और एक न्यायपूर्ण समाज, जहाँ पर शूद्र को भी अच्छा स्थान मिले और ब्राह्मण को भी अच्छा स्थान मिले और वैश्य और पूंजीपति वर्ग ये सभी एक समान मतलब कतार में आ जाए, तो इसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं हम। समाजशास्त्रियों के अनुसार ही हम आगे इसके बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न है भारत में जातिवाद की समस्या, उसके कारण, प्रभाव और निवारणों के उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जातिवाद भारतीय समाज की एक गहरी और जटिल सामाजिक समस्या है। यह ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जिससे व्यक्ति या समूह अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है और अन्य जातियों को ही हीन दृष्टि से देखता है। इसका आगे पॉइंट है जातिवाद का उद्भव प्राचीन वर्ण व्यवस्था से हुआ, जो गुण और कर्म पर आधारित थी, लेकिन कालांतर में यह जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। मतलब पहले मतलब लोग कर्म के अनुसार किसी भी मतलब वर्ण या जाति में जा सकते थे, जैसे क्षत्रिय कर्म करके मतलब लोगों को पढ़ा करके शिक्षा दे करके वह ब्राह्मण में शामिल हो सकते थे, और शूद्र कुछ अच्छा व्यापार करके कुछ अच्छी अपनी आय बढ़ा करके वो वैश्य में जा सकते थे, और जाति व्यवस्था भी इस प्रकार बदलने लगी। परंतु धीरे धीरे जब समय बीतता रहा तो वह जन्म पर आधारित हो गई। मतलब जो लोग ब्राह्मण में पैदा होते थे उससे ब्राह्मण का ही दर्जा मिल गया, और जो शूद्र में पैदा होते थे उनको शूद्र का ही दर्जा मिल गया। इस प्रकार जाति व्यवस्था बदल गई। जातिवाद के प्रमुख कारण है
परंपरा और धार्मिक विश्वास। कई धार्मिक ग्रंथों ने जातियों की श्रेष्ठता और निम्नता को स्वीकार किया, जिससे यह विचार मजबूत हुआ। सामाजिक अलगाव। सामाजिक जातियों के बीच रोटी बेटी जिस संबंध और प्रतिबंध और अलगाव ने भेदभाव को गहरा किया। तीसरा पॉइंट है अशिक्षा और पिछड़ापन। अशिक्षा और पिछड़ापन। शिक्षा के अभाव में लोग जातिगत श्रेष्ठता को ही पहचान मानने लगे। कुछ राजनीतिक दल जातियों का उपयोग वोट बैंक के रूप में करते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हम शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग अनपढ़ रह जाते थे उन्हें जैसा कुछ बोला जाता तो वे उन्हीं के अनुसार समझते थे। और लोग जातियों को, जो अशिक्षित लोग थे वो जातियों को अधिक महत्व देते थे। जो शिक्षित लोग थे वो तो जातियों को जानते भी नहीं है, और जो अशिक्षित लोग हैं वह जातियों को अधिक महत्व देते थे और उनको ही वह श्रेष्ठ समझते थे, और जिस जाति में रहते थे उसको ही वह श्रेष्ठ समझते थे। राजनीतिक स्वार्थ में वे हो गए जो जैसे कोई नेता हो गए वे लोगों को बहला फुसलाकर, लोगों को जाति के रूप में बहला फुसलाकर, जातियों का उपयोग करके वे लोगों से वोट प्राप्त कर लेते थे और राजनीति में काफ़ी आगे रहते थे। अगला पॉइंट है जातिवाद के दुष्परिणाम। जातिवाद के दुष्परिणाम में क्या हो गया? सामाजिक विभाजन। जातियों में बटा समाज एकता और समरसता से दूर हो गया। मतलब जो लोग एकजुट कर रहते थे वो अब बिखर गए। सामाजिक विभाजन के कारण वो अलग अलग हो गए। अवसरों की असमानता। निम्न जातियों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित रखा गया। और जो निम्न जातियाँ थी जैसे शूद्र हो गई और जैसे दलित वर्ग हो गया, इनको शिक्षा नहीं दी जाती थी और रोजगार से दूर रखा जाता था और सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित रखा गया। विकास में बाधा। जातिवाद ने समाज में भेदभाव और संघर्ष को बढ़ाया जिससे समग्र विकास रुक गया। मतलब जातिवाद ने समाज में भेदभाव फैलाया और संघर्ष को बढ़ाया जिससे उनके विकास में बाधा आ गई और विकास रुक गया। मानव के अधिकारों का हनन हुआ, जिसमें दलित और पिछड़ों के साथ हिंसा, छुआछूत और अपमानजनक व्यवहार हुआ। निवारण के उपाय। शिक्षा का प्रसार। सभी वर्गों को समान शिक्षा के अवसर देना चाहिए। मतलब सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा का अवसर देना चाहिए। कानूनी सुरक्षा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, आरक्षण नीति और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम लागू हुए हैं। मतलब जब से संविधान बना है तब से पिछड़ी जातियों को उनका निवारण अधिनियम लाया गया, जिससे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और समानता का अधिकार लाया गया और आरक्षण की नीति देश में लागू की गई। तीसरा पॉइंट है सामाजिक जागरूकता। जनगणना और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से समता और भाईचारे की भावना का विकास हुआ। राजनीतिक इच्छा शक्ति। नेताओं को जातिवाद से ऊपर उठकर नीति निर्माण करना चाहिए। मतलब राजनेता जिन्हें जनता चुनकर वहाँ जहाँ असेंबली में भेजती थी, सभाओं में भेजती थी, उन नेताओं को जातिवाद से ऊपर उठकर, मतलब जाति के नाम पर वोट न मांगकर उनको नीति निर्माण करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसके निष्कर्ष हो गए एक मिनट। जातिवाद भारतीय समाज की प्रगति में एक बड़ी बाधा है। इसे केवल कानून से ही नहीं बल्कि मानसिकता में परिवर्तन लाकर ही समाप्त किया जा सकता है। एक समता मूलक समाज के निर्माण है तो यह आवश्यक है कि हम जातिवाद को नकारें। मतलब हम अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं तो हमें जातिवाद को नकारना होगा। मतलब जातिवाद को मानना ही नहीं होगा, जाति को मानना ही नहीं होगा। सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना होगा। सभी के लिए समान अवसर सरकार को सुनिश्चित करना होगा। मतलब सभी को समान रूप से अधिकार देना होगा। हमें जाति को नहीं मारना चाहिए। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। दलित आंदोलन के उद्भव के प्रमुख नेता, विशेषकर रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उद्देश्य और समाज पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर हो गया दलित आंदोलन भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के विरुद्ध उत्पन्न हुआ। एक सामाजिक संघर्ष। दलित शब्द का अर्थ होता है दबा कुचला या उत्पीड़न वर्ग।
उत्पीड़न वर्ग। यह आंदोलन मुख्यतः अनुसूचित जातियों मतलब एससी और अपने अधिकारों सम्मान, एससी एसटी की बात कर रही हैं, तो अनुसूचित जातियों द्वारा अपने अधिकारों सम्मान सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए लड़ा गया। आगे देखते हैं। इसके उद्भव हो गए दलितों पर शताब्दियों से शोषण हुआ, उनको छुआछूत किया गया, उनके साथ भेदभाव होता गया और वे शिक्षा मंदिर में प्रवेश और जल स्रोत और सामाजिक अधिकारों से वंचित रहते थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन, ब्रिटिश शासन में शिक्षा के प्रसार ने दलितों में चेतना जागृत की, जिससे आंदोलन का जन्म हुआ। मतलब दलित लोगों को पहले उनसे छुआछूत की जाती थी, उनसे भेदभाव किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, उनको शिक्षा से वंचित रख देता था, उन्हें मतलब शिक्षा नहीं दी जाती थी, मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, और उनको जहाँ से बड़े लोग पानी पीते थे वहाँ से उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, और उनको समाज के अधिकारों से भी वंचित किया जाता था। फिर इनके लिए भीमराव अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई और उन्होंने आंदोलन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध कानून और दलितों के लिए शिक्षा और राजनीतिक आरक्षण की मांग की। उन्होंने 1930 में महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर आंदोलन जैसे कई अहिंसात्मक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और समाज न्याय को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान जोड़े। मतलब संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। तो संविधान में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले कुछ प्रावधान जोड़े हैं। अब उद्देश्य हो गया इसका छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करना और दलितों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर प्रदान करना। मतलब दलित लोगों को छुआछूत से दूर रखना, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करना और दलितों को शिक्षा प्रदान करना, उनको रोजगार के अवसर देना और राजनीति में समान अवसर दिलाना, आत्मसम्मान और सामाजिक पहचान की स्थापना करना। मतलब उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना और सामाजिक पहचान की स्थापना करना। चौथा पॉइंट हो गया आरक्षण और प्रतिनिधित्व की मांग। मतलब आरक्षण और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिप्रेजेंटेटिव की मांग करना और आरक्षण रिजर्वेशन की मांग करना। प्रभाव हो गया इसका कानूनी अधिकार में, तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण और विशेष संरक्षण और कानूनों की व्यवस्था है। मतलब एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया गया, उनको रोजगारों के अवसरों में छूट दी गई। सामाजिक जागरूकता, दलित समाज में शिक्षा और संगठन की भावना विकसित हुई। मतलब लोग शिक्षा की ओर अग्रसर होने लगे और लोग एक जगह संगठन होकर अपने विचार व्यक्त करने लगे। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक भागीदारी। कई दलित नेता उच्च पदों तक पहुंचे, जैसे राष्ट्रपति और मंत्री। आजकल तो बहुत सारे दलित नेता हैं। जैसे हमारी दलित संप्रदाय की, दलित संताल जाति की ही राष्ट्रपति बनी, जैसे द्रौपदी मुर्मू। ये भी एसटी से ही आती थी, ये भी दलित वर्ग से ही आती थी। सामाजिक सुधार, छुआछूत अपराध घोषित हुआ और सामाजिक संस्थानों में परिवर्तन आए। और जो सामाजिक संस्थान थे जैसे विद्यालय हो गए, उनमें भी छुआछूत चलती थी। मंदिर हो गए, और राजनीति हो गई, इन संस्थानों में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। निष्कर्ष हो गया इसका, दलित आंदोलन ने भारतीय समाज को समानता, न्याय और लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर किया। आज भी यह आंदोलन वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार और संघर्ष हमें बताते हैं कि सामाजिक परिवर्तन केवल कानून से ही नहीं बल्कि संगठित चेतना, मतलब एकजुट होकर सोचने से और संघर्ष से और लड़ने से ही संभव हो पाता है। ऐसे कुछ आंदोलन करने से नहीं होगा। मतलब संगठित चेतना होनी चाहिए, मतलब एकजुट होने चाहिए लोग और दूसरों से संघर्ष, अपने न्याय के लिए दूसरों से संघर्ष करके ही ये लिया जा सकता है। ये परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। कानून से तो ये करना संभव नहीं है। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण थे।
आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर जो एग्ज़ाम लगेगी आपकी 16 तारीख को, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।